हेलो, आवाज आ रही है? Yes, स्क्रीन दिख रही है? Yes, ma'am. yes, yes, ma'am. ओके ओके। तो ना हम लोग कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हम लोग ने लास्ट टाइम स्टॉप किया था। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम लोग ने देखा था। ओके ओके, सॉरी, मैंने अल्फा बैच पे। ओके, मैम आज आई क्यों नहीं आप? अरे मेरे को बहुत फीवर हो गया, मैंने कल वैक्सीन का सेकेंड डोज लिया ना, तो मेरे को फीवर हो गया थोड़ा। मैम रेस्ट लो ना आप, छुट्टी है तो। नहीं, मैंने सोचा था कि लेक्चर में फिर बहुत कैंसिल हो जाते हैं, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, मतलब ज्यादा भी नहीं, एकदम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। इजी टॉपिक्स ही आज है, वैसे भी कुछ टफ नहीं है, तो थियोरी ही है मोस्टली। ठीक है, तो हाँ, तो हम लोग क्या कर रहे थे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज अपना हो गया था। अभी है ना, अपने को 8.5 स्टार्ट करना है। 8.5 इज अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इनर ट्रांजिशन मेटल्स। तो ये ना पूरा थियोरी है, इसमें कुछ ऐसे रॉकेट साइंस कुछ है नहीं, तो एक एक पॉइंट से हम लोग उसको देखते जाएंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज करना है। इसमें कौन सा प्रॉपर्टीज करना है अपने को? इट इज, फर्स्ट हम लोग करेंगे एटॉमिक रेडिया एंड आयनिक रेडिया। और सेकंड हम लोग करने वाले हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी। थर्ड हम लोग करने वाले हैं मेटालिक कैरेक्टर, जिसी को हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी बोलते हैं। ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर। नेक्स्ट है अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। और लास्ट है अपना कलर। कलर ऑफ एनी एलिमेंट, कलर कैसे आता है वो। और हाँ, और एक है कैटालिटिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इतने प्रॉपर्टीज हैं, अपने 6 प्रॉपर्टीज है, उसमें से जितने हो सकेंगे आज हम लोग करेंगे। ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज जो है वो चैप्टर नंबर 7, दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम लोग ने थोड़े थोड़े देखे थे। ओके, तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे ना, वो स्पेसिफिकली फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ने वाले। तो पहले तो ये सातों प्रॉपर्टीज लिखो, देन हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं विद द प्रॉपर्टीज, वन बाय वन ईच हम लोग स्टार्ट करेंगे विद एग्जांपल। तो पहले ये लिखो इतना। लिख के हो गया कि बोलना? Done, ma'am. डन, ओके। मैम रुको ना, नहीं हुआ। 1 minute. हाँ, लिख लिख लिख। ओके, इतना हो गया? हाँ. हाँ। अम, ये सारे जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम लोग किसके लिए पढ़ने वाले हैं? डी ब्लॉक के लिए पढ़ने वाले, राइट? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए पढ़ने वाले।
ये जो सारे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, जनरली दे आर मेटल्स। ठीक है, तो ये सारे प्रॉपर्टीज अपने को मेटल्स के लिए पढ़ने हैं। मेटल्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, मेटल का कैरेक्टरिस्टिक कुछ याद है मेटल To को? donate electron. हाँ, इलेक्ट्रॉन को लूज करते It has large number of free electrons. यस, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नहीं, Yes, ma'am. मतलब मेटल के बारे में बोल रहे हैं ना, तो अपने को कैसे पता चलेगा अंदर फ्री है या नहीं है? ठीक है, मतलब पेड है या अनपेड है वो पहले से कैसे पता चलेगा? तो बेसिकली इतना बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, देन हार्ड होता है। मैम डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है, मेलाबिलिटी प्रॉपर्टी हाँ, होती है। लश्चरस होता है। और क्या, डक्टाइल होता है, करेक्ट, डक्टिलिटी होती है, डक्टाइल। मैन्युलेबल होता है, मतलब डक्टिलिटी इज इन वायर फॉर्म में हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब मेटल का पतला वायर बना सकते हैं। मैन्युलेबिलिटी इज कि उसको हम लोग एक शीट के फॉर्म में Can हैमर be कर hammered करके, into thin sheet. हाँ हैमर कर करके वी कैन मेक इट इनटू थिन फॉइल, जैसे कि एल्यूमिनियम का फॉइल होता है, जैसे कॉपर के फॉइल्स होते हैं, गोल्ड का तो हम लोग खाते भी है, वो पतला सा जो लगाते हैं, परख बोलते हैं उसको, मिठाई के ऊपर लगाते हैं ना, तो ऐसे। सिल्वर का खाते हैं। सिल्वर भी होता है, सिल्वर गोल्ड भी होता है, सिल्वर भी होता है। वो पान के ऊपर अभी ट्रेंड है ना, गोल्ड चिपका के देते हैं, यस मैम। तो गोल्ड का भी होता है, सिल्वर का भी होता है, दोनों का होता है। तो ये सारे क्या है, मेटल्स हैं। तो मेटल के ये प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। और मेटल का प्रॉपर्टी क्या है, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ना, गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अभी ना इसमें कुछ एक्सेप्शंस है। अभी हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ऐसे एक लाइन में ऐसा कुछ पढ़ेंगे ऐसा होगा ही नहीं, कुछ ना कुछ अलग किसी को बिहेव करना ही है। तो ना इसमें कुछ कुछ एक्सेप्शंस है कि ये सारे मेटल्स ये प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, बट कुछ है डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो इसमें अपना वेरिएशन दिखाते हैं, एक्सेप्शन दिखाते हैं। अभी ऐसे एक्सेप्शन कौन है, जिंक है, कैडमियम है, मर्क्यूरी है, मैंगनीज है। ओके, अभी ये ऐसा एक्सेप्शन क्यों दिखाता है वो भी हम लोग पढ़ेंगे कि ये मेटल्स जो हैं वो थोड़े अलग क्यों है, इनका टिपिकल मेटालिक बिहेवियर क्यों नहीं है। ये सारे जो है ना, मर्क्यूरी को तुम जानते हो, मर्क्यूरी लिक्विड होता है ना एट अ रूम टेम्परेचर, हार्ड नहीं होता, तो ये एक्सेप्शन तो अपने को पता है। अभी ऐसे क्यों होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम लोग इन डिटेल आगे पढ़ने वाले हैं कि ऐसे क्यों होता है, कि इनका बिहेवियर अलग क्यों है देन अदर। बट एक छोटा छोटा पॉइंट याद रखना कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही इसके पीछे का राज है। अभी वो कैसे है वो हम लोग देखेंगे आगे टॉपिक में, बट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इज द रीजन। मेटल का और प्रॉपर्टी क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो ये सारे प्रॉपर्टीज अपने को पहले से ही पता है। तो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज का जो अपना सेक्शन है, वहां पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, 6 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया, दोनों भाई भाई सेम सेम। आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ना है, मेटालिक कैरेक्टर पढ़ना है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ना है, कलर पढ़ना है, कलर किसी भी सब्सटेंस का या फिर किसी भी मेटल का कलर कैसे आता है, कैटालिटिकल प्रॉपर्टी। हम लोग ने एकदम स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने तुमको बोला था कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आर एक्सीलेंट इन कैटालिटिकल प्रॉपर्टी, मतलब दे कैन बी यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन मेनी मेनी रिएक्शन। तो कैटालिटिकल प्रॉपर्टीज क्यों है उसके पास। और फिर हम लोग ने क्या देखा कि उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन है, मेटल्स हैं, तो मेटल के प्रॉपर्टीज हम लोग ने लिख दी कि हार्ड होते हैं, लस्टरस होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मैन्युलेबल होते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज हाई होता है। अभी इतना सब 40 एलिमेंट को पढ़ रहे हैं, तो उसमें कुछ वेरिएशंस भी है, कुछ एक्सेप्शंस है। कौन से ये 4, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी एंड मैंगनीज। इसका रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द रीजन, कि इनका बिहेवियर के पीछे जो अलग लॉजिक है ना, वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। तो ये वाला भी पॉइंट लिख लो, फिर हम लोग एटॉमिक रेडियाई को स्टार्ट करेंगे।
Done, ma'am. डन, ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। वैसे तो थियोरी है पूरा, टेक्स्ट बुक में इट इज लाइक गिवन लाइन टू लाइन है पूरा, तो आज का थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है तुमको कि ये तो क्या है, इजी। ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस। तो पहले है ना, टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया है कि ट्रेंड क्या होगा, लेकिन हम लोग थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं क्योंकि फिर थोड़ा बहुत ऐसे भूल जाते हैं ना, हम लोग सालों पहले पढ़ा था तो भूल जाते हैं। तो यस, तो क्या होता है एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया? रेडियाई का मतलब क्या होता है, जैसे अगर सर्कल है तो रेडियस कहाँ से लेते हैं हम लोग, ऐसे पूरा लेते हैं या ऐसे वाला Center. लेते हैं? Center से. सेंटर से जो लेते हैं वो रेडिया लेते हैं। अभी एटम का एटॉमिक रेडिया ऐसा क्या होगा? एटम को हम लोग सर्क्यूलर, न्यूक्लियस से लेके ऑर्बिटल, आउटर वेरी ऑर्बिटल गुड, तक. वेरी गुड, वेरी गुड। एटम को अगर हम लोग एक सेंटर की तरह माने, एक्चुअली एटम हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं बट एटम ऐसे नहीं होता। ओके, अगर बीच में का हम लोग न्यूक्लियस और प्रोटॉन को एक सेंटर कंसिडर करें तो उसका जो सबसे सेंटर से लेके लास्ट शेल जहां तक होगा वहां तक हम लोग रेडियाई को कंसिडर करेंगे। ओके, तो एटॉमिक रेडिया क्या होता है? एटम का रेडियस, मतलब एक एटम है जैसे कि हाइड्रोजन है, ओके, या फिर हम लोग लेंगे कोई और लेते हैं, हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन है तो प्रॉब्लम हो जाएगा, जैसे कि सोडियम लेते हैं। ओके, तो सोडियम में क्या होगा, ये उसका न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो 10th का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग बनाते हैं, 2,8,1 जो करते थे ना तुम लोग पहले वैसा। तो फर्स्ट इसमें 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, फिर नेक्स्ट में 8 होंगे, 4 5 6 7 8, ओके, और नेक्स्ट वाले में 1 होगा। तो अगर मुझे इसका एटॉमिक रेडिया लेना है तो मैं कहाँ से लूंगी? ये वाला सेंटर से मेरा लास्ट जो शेल है वहां तक, ये होगा एटम का रेडियस, एक एटम का रेडिया निकला है। ओके, अभी आयनिक रेडिया क्या होगा? अगर समझो ये सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, ये एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो ये क्या हो जाएगा? सोडियम प्लस, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया ना तो इसके ऊपर +1 का चार्ज आ जाएगा क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया है। तो उस कंडीशन में हम लोग का ये स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा? फर्स्ट शेल वैसा का वैसा, सेकेंड शेल भी वैसा का वैसा, अभी थर्ड शेल नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन तो लूज हो गया है ना, तो अभी जो रेडियस होगा वो यहाँ से लेके सेकेंड ऑर्बिटल तक होगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया है। तो ये होता है आयन का रेडियस। ओके, एटम मतलब न्यूट्रल स्पीशीज का रेडियस, और आयन का रेडियस मतलब जब भी कोई एलिमेंट आयनिक फॉर्म में होगा तो उसका रेडियस। अभी दोनों में डिफरेंस आज सच कुछ नहीं है। एटम आयन में कभी कन्वर्ट हो जाता है जब भी आइदरली वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को या फिर लूज करेगा इलेक्ट्रॉन। ओके, तब वो आयन कंडीशन में चला जाता है। आयन मतलब अपने पास 2 होते हैं ना, कैटायन और अनायन, मतलब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। जब भी गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज आता है गेन, और जब भी लूज करता है, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, लूज करते हैं, तो वो कैटायन बन जाते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एटम का रेडियस एंड आयन का रेडियस। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक रेडिया एंड आयनिक रेडिया। ओके, अभी ये ट्रेंड क्या है? व्हाट यू मीन बाय ट्रेंड? तो ट्रेंड इज अ पर्टिकुलर फैशन कि जिसमें कोई भी अगर सीरीज है या फिर अगर कोई भी न्यूमेरिकल फॉर्म है, जैसे कि वी कैन से 1 2 3 4, ये तुम लिखते हो राइट, ऐसे 10 तक। सो दिस इज अ ट्रेंड ऑफ नंबर कि 1 के पीछे 2 आएगा, 2 के पीछे, देयर इज अ सिस्टमैटिक फॉर्म। तो ट्रेंड का मतलब होता है कि क्या फॉलो कर रहा है, व्हाट इज इट एग्जैक्टली फॉलोइंग, क्या सिस्टम चल रहा है। तो अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या होगा? एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई का ट्रेंड। ओके, एटॉमिक रेडिया और आयनिक रेडिया का ट्रेंड, इतना समझा है? Yes, ma'am. ओके, अभी मुझे ना एक पिक्चर दिखाना है तो मैं 2 मिनट के लिए स्क्रीन शेयर को स्टॉप कर रही हूँ, मैं वापस वो पिक्चर ओपन करके तुमको दिखाती हूँ।
जस्ट एक मिनट, मैं वो पिक्चर ओपन करती हूँ एंड देन आई विल शेयर द स्क्रीन अगेन. स्क्रीन दिखेगी तब बोलना. दिख रही है क्या? नो मैम. एक मिनट. एक मिनट, वो स्टक हो गया है. एक मिनट, इंटरनेट एक्सप्लोरर का स्क्रीन दिख रहा है. ओके, मैं ना टेक्स्ट बुक से दिखाती हूँ एंड मैं दूसरा वाला फोटो ग्रुप पे सेंड करती हूँ. ओके. हाँ, तो ये ना ग्राफ है. ओके, मुझे ये नहीं दिखाना था, मुझे दूसरा एक फोटो दिखाना था जहाँ पे एक्चुअली मेटल का साइजेस दिखता है पीरियोडिक टेबल में. ऐसा एक डायग्राम है, मैं उसको भेजती हूँ. हाँ, मुझे ना ये ग्राफ अगर कोई रीड करके बता सकता है कि क्या ट्रेंड फॉलो हो रहा है. मतलब ग्राफ रीड करना एक बेसिक आता है क्या तुमको ऐसे? कैन यू सी कि ये मैम क्या? एटॉमिक रेडिया है ना डिक्रीज हो रही है. यस, करेक्ट. ये कौन से सीरीज के लिए है? सारे डी ब्लॉक की सीरीज के लिए है. दिस इज द From left to एटॉमिक. right. हाँ, एटॉमिक रेडियाई इन एम. एनएम. एनएम क्या होता है? नैनोमीटर. Nanometer. Nanometer. नैनोमीटर.
ओके, नैनोमीटर क्यों, लेकिन फिर सेंटीमीटर में नहीं काउंट कर सकते हम लोग? मैम एटम बहुत छोटा होता है, उसके वजह से नैनो या पिको में कैलकुलेट करते हैं। यस, वेरी गुड। यस, मैं ना एक फोटो भेज रही हूँ, उसको भी देखना। ये पूरा डी ब्लॉक के लिए है, मतलब पूरा पीरियोडिक टेबल के लिए है, उसमें से तुम ना डी ब्लॉक के लिए ऐसे देखना, पूरा देखने की जरूरत नहीं है। मैम पर एटॉमिक रेडियस बढ़ना चाहिए ना इसमें। एटॉमिक रेडियस बढ़ना चाहिए, क्यों बढ़ना चाहिए? मैम क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे, उसकी वजह से एटॉमिक रेडियस बढ़ना चाहिए। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, राइट है। न्यूक्लियर चार्ज नहीं बढ़ेगा क्या? यस मैम। और सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा क्या? यस देखो, मैम। हाँ, समझ रहे हो? देखो, अपना ट्रेंड क्या बोलता है, मैं बेसिक से समझा रही हूँ, वो मैं सिर्फ सुशील को ऐसे अलग से उसको ले रही थी। मैं अभी पहले से समझा रही हूँ एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड क्या बोलता है। ओके, तो डी ब्लॉक, मैं पर्टिकुलरली अगर डी ब्लॉक को ड्रॉ करूँ, ठीक है, ऐसे बीच में ही अपना डी ब्लॉक है, एक 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज, ठीक है, ऐसे 10-10 एलिमेंट्स हर एक बॉक्स में बैठे हुए हैं। ओके, 10 एलिमेंट्स हर एक बॉक्स में, एक एक बॉक्स में 10-10 है। तो अपना ट्रेंड क्या बोलता है, हम लोग को जो ट्रेंड पढ़ना है, दैट इज फ्रॉम दिस साइड, मतलब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाने वाले, ठीक है, लेफ्ट टू राइट साइड जाएंगे। तो लेफ्ट टू राइट जब भी हम पीरियोडिक टेबल में जाएंगे, तो अपना ट्रेंड ये बोलता है दैट द एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस। ठीक है, अभी ये ऐसा क्यों बोलता है, वो अपने को देखना है, व्हाट इज द लॉजिक बिटवीन दिस। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हर एक सीरीज के लिए नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सिर्फ 3D सीरीज का पढ़ेंगे। एक एग्जांपल देके अपने को टीचर को एक्सप्लेन करना है कि व्हाई एग्जैक्टली, अगर तुम ये बोल रहे हो ना, टीचर को ध्यान से सुनो, हाँ, ऐसे मस्ती मस्ती में मत रहना, मैं इसके ऊपर फिर क्वेश्चन पूछूंगी। अगर तुम टीचर को ये बोल रहे हो कि मैम atomic radii decreases when we move left to right, ओके, मतलब पीरियोडिक टेबल में जैसे हम ऐसे ऐसे जाएंगे ना, स्कैंडियम, टिटानियम, ऐसे हम क्रॉस करते हुए जाएंगे, और लास्ट में हम जब जिंक तक पहुंचेंगे, तो एटॉमिक रेडियस विल डिक्रीज। अभी टीचर तुमसे पूछेगी क्यों बेटा ऐसे क्यों बोल रहे हो, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, तो तुम क्या बोलोगे? तो फर्स्ट थिंग हम लोग ऐसे स्कैंडियम का सीरीज बना लेते हैं, ठीक है, दिस इज स्कैंडियम, टिटानियम, वैनेडियम, क्रोमियम। अभी ये सीरीज है ना, सबको बाय हार्ट होना चाहिए, क्योंकि हम लोग हर लेक्चर में इसको लिख रहे हैं, हाँ? तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुमको बाय हार्ट हो जाएगा ये, मतलब 3D सीरीज। ओके, तो ये हम लोग ने सारे अपने एलिमेंट्स लिख दिए। अभी इसका ये भी लिख देते हैं, नंबर्स। ओके, अभी हम लोग ने क्या बोला, जैसे हम ऐसे जा रहे हैं वैसे एटॉमिक रेडियाई इज डिक्रीजिंग, एटॉमिक रेडियस इज डिक्रीजिंग। अभी ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखो, इसके पीछे 3 रीजन है। पहली बात, तुम देख रहे हो यहाँ पे नंबर बढ़ रहा है, मतलब 21 से हम लोग 30 तक जा रहे हैं, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर का चार्ज इंक्रीज हो रहा है? कैन यस वी मैम। से दिस? क्यों ऐसा बोलेंगे, न्यूक्लियर का चार्ज क्यों बोल रहा है? एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इज दिस करेक्ट? एटॉमिक नंबर जब हम लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर आई एम सेइंग 21 है, तो स्कैंडियम में 21 प्रोटॉन्स और 21 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो जैसे मैं ऐसे जा रही हूँ ना, स्कैंडियम, टिटानियम, बेरियम, तुम देख रहे हो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर भी बढ़ रहा है। ओके, तो न्यूक्लियर चार्ज जो है दैट इज इंक्रीजिंग। उसी को हम लोग ने ना चैप्टर नंबर 7 में बोला था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, फर्स्ट पॉइंट। अभी तुम बोलोगे ठीक है मैम, प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी वजह से न्यूक्लियर यानी कि प्रोटॉन का पावर बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का भी तो नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो इट शुड रिमेन द सेम ना। इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का नंबर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एज वी आर गोइंग लेफ्ट टू राइट।
तो ऐसे क्यों, यहाँ पे जाने पे रेडियस डिक्रीज क्यों हो रहा है? तो यू सी दिस, तुम ये देखो, हाँ डी ब्लॉक में क्या हो रहा है, लास्ट शेल अपना कौन सा है, डी ऑर्बिटल। सारे इलेक्ट्रॉन जो ऐड हो रहे हैं वो डी में ही ऐड हो रहे हैं। मतलब समझो ये तुम्हारा 21 स्कैंडियम है, इसमें डी में एक इलेक्ट्रॉन है। ये तुम्हारा 22 है, इसमें डी में 2 आ गए। ये तुम्हारा 23 है, इसमें डी में 3 आ गए। सिमिलरली दिस विल गो ऑन, यहाँ पे 4 आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे 5 आ जाएंगे। तो तुम देख रहे हो क्या हो रहा है कि तुम्हारा चार्ज तो बढ़ रहा है, पर इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग एडेड टू द सेम शेल। ओके, अगर इसके बदले में ऐसा होता कि ये 26 है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, दूसरे वाले 2 बाहर ऐड हो रहे हैं, तो शेल का साइज इंक्रीज होता। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड अप टू सेम शेल एंड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग, तो उनके बीच में का प्यार बढ़ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अट्रैक्शन बढ़ रहा है। तो जैसे हम जिंक तक आएंगे ना, क्या होगा, यहाँ पे 30 होगा, उसका न्यूक्लियर का पावर 30 होगा, एंड बाहर 10 इलेक्ट्रॉन्स होगी, D10 30, तो मैक्सिमम कैपेसिटी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और ये सेम इलेक्ट्रॉन में ऐड होने की वजह, सेम शेल में ऐड होने की वजह से बीच में का प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, तो इनमें अट्रैक्शन काफी अच्छा होगा। तो इसके वजह से ये ऐसे पास पास खींचेगा, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है एज वी मूव लेफ्ट टू राइट। तो कोई अगर तुमसे पूछता है कि एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो तुम्हें क्या बोलना है, एटॉमिक रेडियस जब हम डी ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो डिक्रीज होगा। फिर तुमसे कोई भी पूछेगा क्यों डिक्रीज होगा, ऐसे तुम्हें क्यों लगता है, तो तुम्हें बोलना है एटॉमिक नंबर इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स द न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग and electrons are getting added into the same shell। डी में ही ऐड हो रहे हैं, और नहीं ऐड हो रहा उसके पीछे एस पी ऐसा कुछ बढ़ नहीं रहा है, डी में ही ऐड हो रहे हैं सारे इलेक्ट्रॉन। सो ड्यू टू दैट देयर इज अ ग्रेट अट्रैक्शन, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, अट्रैक्शन होने की वजह से साइज छोटू छोटू हो रहा है। ओके, सो दिस इज द रीजन एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस विद इन द सीरीज। क्या ये समझा? Yes, ma'am. अरे अकेला Yes, सुशील ma'am. सुन रहा है क्या? Yes, पक्का? ma'am. ओके, Yes, ma'am. अभी क्या तुम मुझे टॉप टू बॉटम बोल सकते हो, टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस फिर इंक्रीज और डिक्रीज? Increases. इंक्रीज होगा Increase. क्योंकि सेल के नंबर बढ़ेगा। एक मिनट, मुझे ऐसे मिक्स सुनाई दिया, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? Increase होगा मैम। हाँ, क्योंकि शेल्स बढ़ते हैं ना, हम लोग ने देखा है शेल्स बढ़ते हैं, एन का नंबर इंक्रीज अट्रैक्शन कम होगा। रहेगा तो हाँ, जैसे शेल बढ़ेंगे वैसे क्या होता है, साइज बढ़ रहे हैं, जैसे शेल बढ़ेंगे ना वैसे साइज बढ़ता है, तो एन का नंबर ऊपर 4 है, फिर जैसे हम ये सेकेंड सीरीज में आएंगे तो 5 हो जाता है, फिर 6, फिर 7, तो ऐसे करके शेल इंक्रीज हो रहे हैं, तो साइज तो इंक्रीज होगा ही। तो इसकी वजह से अपने पास 2 ट्रेंड्स मिले अपने को। क्या ट्रेंड मिला, लेफ्ट टू राइट atomic radius decreases and top to bottom atomic radius will increase। ओके, इतना 2 ट्रेंड्स अपने को मिल गए। तो अभी तुम क्या करोगे, अभी तुम्हें इसको अच्छे से लिखना है, ये ड्रॉ नहीं करोगे तो फिर भी चलेगा, दिस वाज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें जो मैं बोल रही हूँ वो तुम्हें लिखना है। ओके, तो नोट्स भी कैसे साथ साथ में ही बन रहे, तो घर पे अपने को लोड नहीं रहेगा। ओके, फर्स्ट तुम क्या लिखोगे, फर्स्ट तुम ये स्टेटमेंट लिखोगे कि एटॉमिक रेडियाई या फिर एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस एज वी गो लेफ्ट टू राइट, एज वी गो लेफ्ट टू राइट। अभी इसका रीजन लिखना है आपने को, व्हाई दिस इज हैपनिंग। तो तुम क्या लिखोगे, atomic number is increasing, that is nuclear charge is increasing, nuclear का number increase and electrons are
getting added to same shell. That is कौन सा shell? D shell. Hence the size decreases या फिर hence the radius decreases. ठीक है, ये लिखो, ये गिव रीजन के लिए क्वेश्चन आ सकता है, इतना लिखो. अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, ठीक है, तो तुम्हें वो ग्राफ ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है, वो नहीं पूछते हैं. तुम्हें 2 मार्क के लिए ये गिव रीजन आने के चांसेस है. ओके, तो ये वाला क्वेश्चन अच्छे से करना. मोस्टली एटॉमिक या फिर आयनिक रेडियस पे कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है. ये फर्स्ट क्वेश्चन है, और एक इस पे क्वेश्चन आ सकता है, वो मैं तुमसे ही पूछूंगी कि क्या होगा. अगर तुमने सुना होगा ध्यान से तो तुम्हें आएगा समझ में. इसमें डाउट है कुछ? No, ma'am. No, ma'am. So मैं ओके. एक बार लिख के हो गया कि मुझे बोलना, सो दैट मैं तुम्हें फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पूछूं. इजी क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिक अप्लाई करना. लॉजिक, बस लॉजिक चाहिए. मैम हो गया. डन मैम. हो गया. ओके. वेट मैम. हाँ हाँ हाँ, कर लो, लिख लो. डन मैम. ओके, सबका हो गया, राइट? आई कंसिडर सबका हो गया. ओके ओके. अभी आई एम गोइंग टू आस्क यू एकदम 2 इजी क्वेश्चंस. ठीक है, ट्राई टू आंसर इट. मतलब अगर ये समझा है तो 99% यू कैन डेफिनेटली आंसर इट. इतना कुछ हार्ड उसमें है नहीं वैसे. तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर किसी भी मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट में वो प्रेजेंट होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर, ठीक है, तो वो एटॉमिक रेडियस के साथ क्या होगा? एक मिनट रुको, एक मिनट लिख लेना. ओके, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी मेटल अगर प्रेजेंट है, मतलब उसने 1-2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है, तो क्या ट्रेंड होगा अपना? ओके, मतलब मेरे 2 क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट वन कि एलिमेंट्स having same oxidation state. और सेकंड है, अगर 2 एलिमेंट्स के बीच में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है. हम फर्स्ट केस में ऑक्सीडेशन सॉरी एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा और सेकंड में डिक्रीज होगा. फर्स्ट में एक बार सोच के बोलना, एक बार जस्ट सोच के बोलना. हम क्योंकि ग्रुप में ना ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहेगा, तो जैसे वैलेंसी जो है +2, अगर हम लोग अल्कली ग्रुप का देखेंगे ना तो +2 थ्रू आउट द ग्रुप रहेगा. उसकी वजह से ना हम लोग नीचे नीचे जब जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट भी +2. सुशील, टॉप टू बॉटम नहीं, हम विद इन द सीरीज ही देख रहे हैं, लेफ्ट टू राइट ही देख रहे हैं, सीरीज के साथ ही देख रहे हैं, टॉप टू बॉटम नहीं देखेंगे हम लोग, विद इन द सीरीज. जैसे कि मैं तुमको एग्जांपल, क्रोमियम है एंड कॉपर है. ओके, दोनों +2 में है, दोनों भी +2 में है,
तो अभी ट्रेंड क्या होगा कि मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से एटॉमिक रेडियस डिक्रीज ही होगा या फिर इंक्रीज होता जाएगा। मतलब स्कैंडियम भी +2 में है, पूरे जितने अपने सीरीज के थे ना सारे +2 में। ओके, ये फर्स्ट केस है तुम्हारा। ओके, सेकंड केस क्या है कि स्कैंडियम का +2 है, क्रोमियम का 3 है, फिर कॉपर जो है 5 में प्रेजेंट है, जिंक जो है वो 2 में प्रेजेंट है, ऐसे अलग अलग है। तब क्या डिफरेंस आएगा विद इन द सीरीज, टॉप टू बॉटम नहीं। समझा क्या? देखो फर्स्ट वाले पे कंसंट्रेट करना पहले। अगर तुम्हारा ये सीरीज है, करेक्ट, ये वाला तुम्हारा सीरीज है, फर्स्ट वाला 3D का सीरीज है, सारे के सारे +2 में है, मतलब सारे लोगों ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो अभी भी लेफ्ट टू राइट डिक्रीज ही होगा क्या एटॉमिक रेडियस, या इंक्रीज हो जाएगा? पहले इतना सोचो। डिक्रीज ही होगा मैम। हाँ, तो इतना क्यों सोच रहे हो, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया। ये एटॉमिक हो गया। अगर हम आयनिक पे आए, ठीक है, तो सेम है ना ये। क्या डिफरेंस है? देखो इसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने लूज कर दिए, इसने भी तो 2 ही किए, बट न्यूक्लियर चार्ज तो दोनों का सेम ही है ना। मतलब इसका 30 पहले भी था और इसका 21 पहले भी था। अभी यहाँ पे +2 क्यों आया है? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है उसने, करेक्ट। 2 इलेक्ट्रॉन्स को उसने दे दिया है, तो क्या डिफरेंस होगा ना, स्कैंडियम से लेके जिंक तक सेम होगा, सेम डिक्रीज ही होगा। बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। अभी तुम बोलोगे पर इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, अगर ये +2 में जाता है तो इसका एक पूरा शेल खाली हो जाता है। जिंक में तो तभी भी वो शेल रह जाता है ना, डी वाला 8 इलेक्ट्रॉन अभी भी उसमें है। बट यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को भी तो देखो, 9 यूनिट से बढ़ रहा है, वो 9 यूनिट से ज्यादा है, तो ट्रेंड विल रिमेन द सेम। तो बोलने का मतलब क्या था, अगर अपने पास है ना, जैसा अपना सीरीज है, नॉर्मल सीरीज है, ओके, स्कैंडियम से लेके जिंक तक का सीरीज है, हम लोग ने पीछे ही बोला कि यहाँ पे एटॉमिक रेडियस विल डिक्रीज। तो उन्होंने अपने को क्या पूछा पता है, कि अगर समझो हम लोग ने स्कैंडियम को +2 में ला दिया, बाकी सारे मेटल्स जो भी है उनको सारों को हम लोग ने +2 में ला दिया लास्ट तक, तो एटॉमिक रेडियस में क्या होगा? डिक्रीज ही होगा ना। सारे +2 में इवन ऑक्सीडेशन स्टेट है, इवन है, मतलब किसी पे भी कुछ डिफरेंस नहीं है, तो सारे के सारे +2 में ही आएंगे। क्या डिफरेंस होगा? अभी हमें ना एक टेक्स्ट बुक में अपना एक टेबल दिया है, वो देखते हैं। ओके, पहले तो ये हम लोग ने चार्ट देखा था और एटॉमिक रेडियस। ओके, तो यहाँ पे अपने को दिख रहा है दैट द चार्ट, मतलब जैसे जैसे हम लोग आगे आगे बढ़ रहे हैं डी सीरीज में, वैसा वैसा डिक्रीज हो रहा है। ओके, फिर अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो 2 कंडीशंस डिस्कस कर रहे थे कि एलिमेंट्स हैविंग सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर एलिमेंट्स 2 एलिमेंट्स अगर हम लोग कोई भी ले ले तो उनका अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होगा तो क्या होगा, एंड अगर वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट है, वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट है, तो क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे ना उन लोग ने एक एग्जांपल दिया है अपने को कि क्रोमियम है और कॉपर है, दोनों का +2 ही है, तो क्या डिफरेंस होगा? कुछ नहीं, डिक्रीज ही होगा। जैसे हम लोग आगे आगे जाएंगे ना, क्रोमियम पहले आता है 24 और कॉपर 29, तो बाद में आता है, तो वैसे डिक्रीज ही हो रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो उसके लिए ना यहाँ पे एक चार्ट भी दिया है अपने को, देखो यहाँ पे क्रोमियम है और यहाँ पे कॉपर है। ओके, तो ऐसे देखेंगे ना, ये नॉर्मल मेटल का है, नॉर्मल मेटल जब भी कुछ भी आयन फॉर्म में नहीं बना हुआ तभी का है, कुछ भी आयनिक फॉर्म में नहीं है, मतलब एम है, सिर्फ
एलिमेंट है, वो एटम है। ओके, यहाँ पे जब हम m+1 में जा रहे हैं, मतलब जब भी हम लोग ने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो क्या होगा? अगर 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे तो और भी कम हो जाएगा, 3 को निकाल रहे तो और भी कम हो जाएगा, बट द सीरीज विल रिमेन इवन, मतलब डिक्रीज ही होगा। तुम जितने भी इलेक्ट्रॉन को निकालो, अगर सारों का ऑक्सीडेशन स्टेट इज द सेम, तो डाउन जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे, वैसे वैसे एटॉमिक रेडियाई विल डिक्रीज ओनली। ठीक है, ये अपना फर्स्ट कंडीशन था। अभी सेकंड क्या बोला है अपने को? ओके, पहले ये वाला कंडीशन लिख लो कि एटॉमिक रेडियाई विल डिक्रीज लेफ्ट टू राइट व्हेन एलिमेंट्स हैव सेम ऑक्सीडेशन। ये फर्स्ट वाला पॉइंट है, उसके लिए ट्रेंड लिखो पहले। मैम वो रिपीट करो ना। हाँ, मैंने बोला कि when the elements have same oxidation state, ये वाला पॉइंट नंबर 1 है ना, उसको रिपीट करो। when the elements have same oxidation state, तब क्या होगा? atomic radii will decrease left to right. Atomic radii will decrease left to right. फर्स्ट वाला पॉइंट लिखना है, एलिमेंट्स हैव सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, तब क्या होगा? एटॉमिक रेडियाई विल डिक्रीज लेफ्ट टू राइट। चाहिए तो ये वाला ऐसे तुम एग्जांपल बना सकते हो, ये जो हम लोग ने अभी नीचे बनाया, मतलब याद रहेगा। हुआ इतना? यस मैम। सबका हुआ? मैम एक मिनट। हो गया। हो गया? ओके डन। ओके, अभी सेकंड क्या है? सेकंड बोल रहा है वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट है। ओके, वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि स्कैंडियम जो है +2 में प्रेजेंट है, और हम लोग लेंगे कि कॉपर जो है, या फिर कोई भी मेटल ले लो, कोई भी, ये +3 में है, तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया, एक 2 में है और एक 3 में है, तो देयर इज डिफरेंस। तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में ये होगा कि जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है और जिसमें कम इलेक्ट्रॉन है, वो छोटा हो जाएगा। मतलब देखो, वहां स्कैंडियम 21 है, तो इसका न्यूक्लियर का पावर कितना है? 21। कॉपर है 29, तो इसका न्यूक्लियर का पावर कितना है, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना है? 29। अभी इसमें क्या हो रहा है? इसमें ये हो रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को तुमने निकाला है और इसमें तुमने 3 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकले और न्यूक्लियर का पावर भी ज्यादा है, तो ये वाला ज्यादा छोटा हो जाएगा, कॉपर वाला। ओके, कंपेयर टू दिस, ये वाला छोटा हो जाएगा कॉपर वाला, बिकॉज उसमें ग्रेटर अट्रैक्शन होगा, ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। तो जब भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रहते हैं ना, तब हमको कंपेयर करके देखना पड़ेगा कि कौन सा वाला छोटा हो। इफ सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो डिक्रीज ही होगा, बट व्हेन देयर आर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कि एक मेटल जो है वो +1 में है, दूसरा वाला +2 में है, तीसरा वाला +3 में है, तो इनमें अपने को देखना पड़ेगा कि चार्ज क्या है। फर्स्ट थिंग वी हैव टू सी इज व्हाट इज द चार्ज, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए वो देखना पड़ेगा।
सेकेंड थिंग वी हैव टू सी इज द प्रोटॉन का पावर, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, ये वाला ऊपर का जो चार्ज है दैट विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए, एंड सेकेंड वाला इज प्रोटॉन का चार्ज, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इनके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना कौन छोटा होगा, बिकॉज हम लोग ने, तुमको अगर याद होगा तो पढ़ा था कि द साइज ऑफ द एटम डिपेंड्स अपॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड द शील्डिंग इफेक्ट। ये अगर तुमको याद होगा हम लोग ने पढ़ा था। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इट इज द पावर ऑफ द न्यूक्लियस। सेकेंड वाला शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? कितने शेल्स बीच में आ रहे हैं। तो शेल्स जब भी बीच में आते क्या हो जाता है? अट्रैक्शन पहुंच नहीं पाता लास्ट वाले शेल तक, और उसकी वजह से एटम का साइज बड़ा हो जाता है। तो ये दो चीजों के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो सेकेंड वाले में तुम क्या बोलोगे कि इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, डिपेंड करेगा कि कौन सा मेटल तुमको दिया है, उसका चार्जेस क्या दिया हुआ है, और इसमें तो डिक्रीज ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको एग्जाम्पल्स दे सकते हैं सॉल्व करने के लिए कि आइडेंटिफाई करो विच वन विल बी स्मॉलर, जो अभी हम लोग स्मॉल अभी एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। ओके, तो मैम हे सेकंड वाला परत रिपीट करा ना माइक्रो वाला. ओके Yes, एक ma'am. मिनट, ये सबने लिखा है ना ये वाला? ये मैं रफ कर देती हूँ। ओके, हाँ अभी हम लोग सेकेंड वाला करते हैं। देखो, हाँ अभी यहाँ पे बोला है कि देयर इज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एक मेटल समझो +2 में है, मैं हाइपोथेटिकली ले रही हूँ, हाँ। ये वाला +3 में है, ये वाला +5 में है, ये वाला +2 में है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं? देयर इज अ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरियस, अलग अलग है। तो जब ये अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, हाउ कैन वी कंपेयर, राइट? तो हम एक ही डेफिनेशन सबको नहीं लगा सकते। इट इज लाइक कि मैं पीसीबी वाले बच्चों को मैथ्स के लिए जज करूं, वैसा हो जाएगा ना। तो अलग अलग जब ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, तभी अपने को क्या करना पड़ेगा? कंपेयर करके देखना पड़ेगा कि कौन सा कितना छोटा रहता है। ओके, तो तुमको क्या देंगे पता है? तुमको ऐसे क्वेश्चंस दे सकते हैं वो लोग, ये वाले जो अपना सेकंड पॉइंट है ना, इसके ऊपर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जेडब्ल्यू नीट में भी आता है कि आइडेंटिफाई विच वन विल बी मोर स्मॉलर। तो तुमको क्या करना पड़ेगा? तुमको इसका चार्ज देखना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट देखना पड़ेगा, मेटल का चार्ज कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। सेकेंड तुम्हें देखना पड़ेगा कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है। ओके, डिपेंडिंग अपॉन दैट यू कैन फाइंड आउट कि कौन सा कितना छोटू होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर यही पे अपने को निकालना है, यही पे अपने को निकालना है विच वन विल बी द स्मॉलेस्ट, ऐसा अपने को डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग का लाइन लगाना है, जैसे एक सीरीज लगाना है। तो मुझे बोलो इसमें से सबसे ज्यादा छोटा कौन सा होगा? आयन. यस और नहीं, Sp. ओके ओके, पहले इनका ना ये लिख लेते हैं, 29, ये होगा 26, ये होगा 30। ठीक है, तो ये वाला हम लोग ने सेकेंड वाला पार्ट लिखा है, न्यूक्लियस का पावर, उसके न्यूक्लियस का पावर लिख दिया है कि इतना इसका न्यूक्लियस का पावर है। अभी इसमें का हम लोग देखेंगे कि सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर है। तो दैट इज आयन, मतलब इसमें से Fe. 5 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं। यस, हियर इट इज 2, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गए। हियर इट इज 3, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन गए, और यहाँ पे इट इज 2 अगेन, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स गए। तो अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों के बेसिस के ऊपर वी कैन जज कि सबसे ज्यादा न्यूक्लियर पावर किसमें है, और न्यूक्लियर पावर का मतलब ये वाला सेकेंड। ठीक है, और ऑक्सीडेशन स्टेट। बेस्ड अपॉन दिस हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, वेरिएबल मतलब सबके ऑक्सीडेशन स्टेट्स अलग अलग है ना,
सबके ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है, तो ऐसे एक पर्टिकुलर ट्रेंड नहीं जाएगा। यहाँ पे अपने को लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा कि हाँ, इसके पास सबसे ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इसके पास सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन का कैपेसिटी है, मतलब ये +5 में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो बेस्ड अपॉन दैट वी कैन फॉर्म अ ट्रेंड, कि हम लोग ऐसे ट्रेंड बना सकते हैं उसका। ठीक है, हाँ, ऐसे ट्रेंड बना सकते हैं कि अभी आयन में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन हो चुका है, मतलब 5 में जा चुका है, उसे इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, बट पावर सबसे ज्यादा है इसका, प्रोटॉन का पावर 30, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जाता है। देन कॉपर 3 है, एंड 29 इज द पावर ऑफ द प्रोटॉन न्यूक्लियर चार्ज, एंड देन इट इज हियर सबसे कम है बिकॉज 2 है, एंड देन 21 इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कम है। तो बेस्ड अपॉन द सिचुएशन आपने को यहाँ पे ना ऐसे ट्रेंड्स लिखने को आते हैं। इसका और एक शॉर्टकट भी है कि इसको कैसे निकालना होता है सीरीज को, तो वो हम लोग जब भी हम JEE नीट करेंगे ना, तभी आई विल गिव यू दैट कंप्लीट सीरीज की कैसे करना होता है। बट सेकेंड स्टेप अपने टेक्स्ट बुक में कितना क्या दिया हुआ है कि अगर मेटल्स है, यू हैव मेटल्स विथ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्या होगा, यू हैव टू जज दिस metals based upon the nuclear charge and atomic number with electrons। ठीक है, तो अपने को देखना पड़ेगा चार्ज कितना है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, उसके ऊपर से हम लोग डिपेंड करके इसको सीरीज में लिख सकते हैं। तो जब भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होगा, तभी एक पर्टिकुलर ट्रेंड नहीं दे सकते हम लोग, क्योंकि सबका अलग अलग है ना, तो सबको एक ही लाइन में कैसे बैठाएंगे। तो इसके लिए मैंने बोला कि ये जो सिचुएशन है, वहां पे हम लोग इंक्रीजेस या डिक्रीजेस ऐसा नहीं लिखेंगे, हम लोग वहां पे लिखेंगे कि इट विल डिपेंड अपॉन द कंडीशन। ओके, इसके ऊपर तुमको कभी शॉर्ट नोट नहीं आता, इसके ऊपर तुम लोग को डायरेक्टली MCQ वगैरह आते हैं कि राइट लिखो कि मतलब ट्रेंड दिया है एक, एंड यू हैव टू राइट वेदर विच ऑफ द एटम इज द स्मॉलेस्ट, ऐसे ट्रेंड्स आते हैं। तो फर्स्ट वाला जो था क्लियर कट डिक्रीज होगा, बिकॉज सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो हम लोग इसको सेम ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर से जज कर सकते हैं कि सबका 2-2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, लेकिन न्यूक्लियर पावर बढ़ रहा है, तो इसके लिए एटॉमिक रेडियस विल डिक्रीज। जब भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स है ऑफ सेम एलिमेंट्स, तभी अपने को देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। ओके, डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए एंड सेम एलिमेंट्स के लिए। ओके, इतना लिखो, मैं तुमको एग्जांपल्स लेती हूँ, इसका मेरे पास है, इतना अच्छे से ये वाला लिख लो, देन वी विल डू द एग्जांपल। इतना लिख के होने के बाद बोलना। हाँ, डन मैम। ओके, थोड़ा सा अच्छे से लिखना। वेट मैम, हाँ लिखो, वेट मैम। हाँ हाँ लिखो लिखो।
इजी गया क्या आज का पेपर? डन मैम। ओके, पेपर कैसा गया, इजी गया क्या? हम अच्छा हट गया। हार्ड गया? उसमें क्या हार्ड वाला था रे? अच्छा क्या है? हाँ, सब कुछ तो क्वेश्चन बैंक में से ही तो था। 2 सवाल नहीं थे। दो नहीं थे। हाँ, लेकिन उतना तो बफर रख सकते हैं ना। पर वो भी तो बहुत इजी क्वेश्चंस थे ना। तो आपने नॉमेनक्लेचर नहीं दिया था। हाँ, मैंने नॉमेनक्लेचर नहीं दिया था क्योंकि बीबीटी में ना ज्यादा मैंने ये दिया था, क्योंकि मुझे देखना है बीबीटी कितनों को समझ में एक्चुअली आया है। उसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह निकाल पा रहे हो नहीं पा रहे हो, वो थोड़ा। आइसोमर्स भी नहीं बीपीटी दिया। आपने अपने नोट से दिया था ना? हाँ, उतने ही आते हैं, ज्यादा नहीं आते बीबीटी में, बोर्ड्स के लिए उतने ही आते हैं। मैम आपका नोट्स रेफर किया था, इसीलिए वो सब आ गया। तो मतलब तुम ऐसे रट्टा मार के जाते हो? नहीं मैम, ऐसे ही देखा था, वो मतलब कैसे हुआ था वही याद रखा था। ऐसे क्या रट्टा क्या मत स्टेप मारो, से, बहुत प्रॉब्लम होगा। तो गलती से याद आ गया सब। ऐसे मत करो, हाँ, रट्टा मत मारो। मैम इसने ऑनलाइन दिया फुल छापा है। मैं ऑनलाइन ए, कॉपी नहीं कुछ करती। भी है। क्या मेरा ऑन था, छापू तो क्या छापू? मैं हाँ मैम। ऑनलाइन। तुम्हारा 2 वीक तक अभी कोई टेस्ट नहीं है, डायरेक्ट प्रीलिम्स है। खुशी मनाओ। हम लेक्चर भी तो उतने है, कहाँ तैयारी करने को मिलता है। बट खुश, अरे टेस्ट नहीं है ना, बट मैम। मैम कॉलेज के एग्जाम। हाँ हाँ मैम तो वो है। उसके लिए। मैम वो हेलोजन डेरिवेटिव से दो ट्यूशन मैंने दिए। हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स के दो दो क्वेश्चन मैंने दिए। अरे नहीं, वो काइनेटिक्स का है, उधर हैलोजन डेरिवेटिव लिखा है। मैम हेलोजन डेरिवेटिव का ना जो क्वेश्चन दिया ना, इतना सारा दिया ना, 46 क्वेश्चन दिए। मैं वैसे नहीं बना रही हूँ, मैंने छोटा छोटा ही रखा है मैम मैंने। आप देखो ना, मैम को बोलो ना, इतना बड़ा है बहुत। मैम बहुत दिया है। मैम को बोलना पड़ेगा। पर एकदम डिटेल में दिया है मैम ने मैम पूरा, सुनो तो, मतलब। उसमें ना JEE उसमें मतलब ऐसा सीटी टाइप भी दिया है, बोर्ड्स टाइप में दिया है। और बाकी के सब्जेक्ट्स का तुमको डिलीटेड सिलेबस का भी दे रहे हैं क्या? बोला नहीं अभी। पता नहीं मैम। और दिया भी नहीं मैम अभी तक। मैथ्स का क्वेश्चन बैंक मिला ना, उसमें डिलीटेड इंक्लूड किया है क्या सर ने? स्टार्टिंग नहीं, जो इतना सर ने सब सिखाया उतना सब दे दिया है, मतलब जितना सिखाया उतना हो गया दिया है। बट वो नहीं, मतलब तुमको डिलीटेड नहीं आने वाला है, पता है ना? हम लेकिन उसमें सब यस मैम। तो सब है। डिलीटेड पढ़ के क्या मतलब है? हम वो फायदा नहीं रहता कुछ भी उसका। नहीं, मतलब बोर्ड्स के लिए तो आएगा, बट थियोरी में नहीं आता ना। बोर्ड्स के लिए तो तुमको थियोरी लिखना है ना, तो थियोरी का नहीं आता। मैथ्स में तो फिर भी ठीक है, क्योंकि मैथ्स का ये है ना, मैथ्स का ठीक है। ठीक है। अभी ना ये ऐसे केसेस तुमको दिए होंगे, और तुम्हें ऐसे बोला होगा कि फाइंड आउट विच वन हैज द स्मॉलेस्ट रेडिया और लार्जेस्ट रेडिया, ऐसे पूछा होगा। तो अभी हम क्या करते हैं पता है, इसमें का सारों का स्मॉलेस्ट रेडिया ढूंढ के निकालते हैं, मतलब दो जो है ना, दो तुम्हारे पास ऑप्शन है, तो उसमें से स्मॉल रेडिया किसका होगा और लार्ज वाला रेडिया किसका होगा, ऐसे तुमको, ऐसे 6 है। तो तुम पहले इसका आंसर अपने बुक में लिख लो, फिर हम डिस्कस करेंगे। तुम्हारे पास करेक्ट 4.5 मिनट है। मैम एक वाला बताओ ना, फर्स्ट वाला बस। हाँ, अगर फर्स्ट वाला बोलने का है, तो दोनों भी वैनेडियम है। वैनेडियम एक +2 में है, एक +3 में है। तो वैनेडियम का जो चार्ज होता है, वैनेडियम का 23 होता है, करेक्ट, एटॉमिक नंबर इसका 23 है। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, और यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो छोटा वाला कौन सा होगा? 2।
ये वाला करेक्ट, Okay. वैनेडियम इन +3 स्टेट, हाँ ये वाला छोटा होगा क्योंकि चार्ज तो सेम है बट इलेक्ट्रॉन यहाँ से ज्यादा निकला है ना, 3 मतलब ज्यादा निकला है, तो इसके लिए ये वाला छोटू हो जाएगा। वैसे ही तुम्हें सब में का छोटा छोटा निकालना है। ऐसे कंपेयर करना है, दो ही चीजें लगेंगी उसमें, एटॉमिक नंबर लगेगा और इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना उसका चार्ज लगेगा। तो ऑक्सीडेशन का चार्ज तो आंखों के सामने है। अभी तक तुमको ये बायाट हो गया होगा, क्रोमियम 24 होता है, निकल निकल इज 28, 29, 40, कोबाल्ट इज 27, 29, 21, टिटेनियम इज 22। ठीक है, अभी ऑक्सीडेशन स्टेट भी सामने है, एटॉमिक नंबर भी सामने है। तुमको बस ये डिसाइड करना है, देखो कैसे डिसाइड करते हैं, अगर छोटा वाला ढूंढना है तो ऐसा वाला ढूंढो जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा और न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा है, मतलब प्रोटॉन का नंबर भी ज्यादा है, एटॉमिक नंबर भी ज्यादा है, ऐसा वाला ढूंढना है। ऑक्सीडेशन स्टेट भी ज्यादा है और प्रोटॉन का नंबर वो भी ज्यादा है, जो ऐसा वाला होगा ना वो छोटा नहीं होता है। और 2 मिनट। डन है। डन, ओके हो गया। हो गया। डिस्कस करें अभी। देखो ऐसे मत सोचो कि गलत आ गया मेरा, ठीक है, पहली बार कुछ भी देख रहे पहली बार सीख रहे, इट इज फाइन। फिर जो टेक्स्ट बुक के पीछे दिया हुआ है ना वो जब भी तुम सॉल्व करोगे तो थोड़ा और तुमको लगेगा, पहली बार एग्जाम्पल्स देखते तो ऐसा हो जाता है कि आ सकता है गलत, अगर सही आया है तो एकदम अच्छी बात है। ठीक है, तो अभी ऐसे डिमोटिवेट नहीं होने का लेकिन। डन मैम। ओके, तो देखो दोनों भी यहाँ पे क्रोमियम क्रोमियम है, दोनों का चार्ज जो है वो 24 24। अभी यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकला है और यहाँ से 2 निकला है, तो छोटू वाला कौन सा होगा? 3 वाला। 3 तीन। वाला। करेक्ट, वेरी गुड। अभी यहाँ पे दोनों भी निकल निकल है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +3 है, तो छोटू वाला कौन 3 सा? वाला। +3 वाला। +3 वाला। करेक्ट। अभी यहाँ पे एक्चुअल टेस्ट है बिकॉज यहाँ पे अलग अलग है, जो हम लोग डिफरेंट एलिमेंट का बात कर रहे थे ना, तो यहाँ पे अलग अलग है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 21 है स्कैंडियम और ये 22 है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकला है और यहाँ से 3 निकला है। यहाँ पे प्रोटॉन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा निकला है, तो लॉजिकली ये वाला अपना Titanium. छोटा, हाँ करेक्ट, ये छोटा होगा। अभी नेक्स्ट, हाँ मैम मैं नहीं हाँ समझ रही है ये डिफरेंट नहीं वाला। समझा, नहीं समझा। हाँ देखो, हाँ, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 21। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 22। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर में सबसे बड़ा कौन है? ये वाला। 22। हाँ मतलब इसके पास पावर ज्यादा है, न्यूक्लियस का पावर इसके पास ज्यादा है। अभी यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकला है और यहाँ से 3 निकला है, मतलब ज्यादा कहाँ से निकला है? 3 इसमें से निकला है ना, तो ये इसका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकालने का रेशो हाई है, मतलब ये छोटा हो जाएगा। क्योंकि अपने को क्या ढूंढना है पता है? ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जिसका ये नंबर एटॉमिक नंबर ज्यादा है और ये जो चार्ज है ना वो भी ज्यादा है, तो ऐसे वाले छोटे होते हैं। ओके, तो अभी अगर नेक्स्ट वाले में देखोगे ना, लॉजिक अप्लाई करना। अभी ये देखो, हाँ ये 27 है और ये CU 29 है। CU। करेक्ट, CU. वेरी गुड वेरी गुड। तो ये 29 है तो मतलब इसका
p वाला पावर, न्यूक्लियर पावर अच्छा है। ओके, अभी यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकला है और यहाँ से 3 निकला है, तो लॉजिकली देखेंगे तो ये वाला छोटू होगा। ओके, अभी ये वाले में बोलना Zn. क्यों Zn. Zn, दोनों का +2 +2 है। नेगेटिव न्यूक्लियर चार्ज मैम आता है। हाँ कोई न्यूक्लियर नंबर चार्ज Zn ज्यादा बड़ा है। है। वेरी गुड, वेरी गुड, बस इतना ही समझना था। तो Zn विल बी स्मॉलर। तो ऐसे एमसीक्यू में इसके तुमको क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें 2 कैटेगरीज है, सेम एलिमेंट भी दे सकते हैं, सेम एलिमेंट्स विद वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दे सकते हैं, या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट दे सकते हैं। तो हम लोग ने दोनों के एग्जाम्पल्स जो है डन दैट। ओके, समझा ये? यस तो यस मैम। इसके Yes, साथ ma'am. है ना, हम लोग ने एटॉमिक रेडियस कंप्लीट कर दिया है। अभी तुम पूछोगे आयनिक रेडियस का क्या? तो आयनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड जो होता है सेम होता है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। एटॉमिक रेडियस एटम के लिए होता है, आयनिक रेडियस आयन के लिए होता है। तो एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस बोथ लेफ्ट टू राइट, जैसे हम लोग जाएंगे वैसे डिक्रीज हो जाए। So we have completed the first part, which is atomic and ionic radius. अभी हम लोग जाएंगे towards the next part, which is ionization enthalpy. अभी ये है ना related है, okay? Ionization, पहले तो अगर किसी को याद है क्या ionization enthalpy होता क्या है, I will be very happy अगर किसी को ये याद है। मैम ये हम लोग जब हिट करते हैं या तो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं आयंस में, जब कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। पर्टिकुलर एक एटम The energy required to remove electron from isolated gaseous item. वेरी गुड, फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, वेरी गुड। तो एक एटम है ये, ओके, इसमें ना इसके इलेक्ट्रॉन्स है, ओके। अभी एक इलेक्ट्रॉन को अपने को निकालना है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन को निकालने को अपने को जो पावर लगने वाला है, जो एनर्जी अपने को लगने वाला है, दैट विल बी नथिंग बट अपना आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने को जो भी एनर्जी लग रहा है, एंथैल्पी का मतलब ये एनर्जी, ओके। तो जो भी एंथैल्पी, जो भी एनर्जी अपने को लग रहा है टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन, टू रिमूव अ सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस, आइसोलेटेड मतलब सिंगल, गैसियस मतलब गैस स्टेट में होगा, ओके। ऐसा कोई भी एटम है, उसमें से जब हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं, तो वो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया ना, तो वो आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी जो एटम था पहले, वो आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखो इसके नाम में ही है आयन बनाने का प्रोसेस, ओके। आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर एनर्जी, एंथैल्पी मतलब एनर्जी। तो एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करो, जो एनर्जी तुमको लग रहा है दैट इज नथिंग बट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, इतना सबको समझा? यस मैम। पक्का? जिनको याद नहीं था उनको समझाना, रिपीट करना है? अरे हाँ या ना, कुछ नहीं, मैं इसको ना पकड़ू ना, ठीक है, ओके। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी अभी अपने को देखने का फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मतलब कि अपने डी ब्लॉक के सीरीज के लिए अपने को देखना है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसा होगा, व्हाट विल बी द ट्रेंड रिक्वायर्ड टू what will be the trend that is there in periodic table for ionization enthalpy। तो पहले तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को जज कर रहे हैं हम लोग, ये इलेक्ट्रॉन रिमूविंग का प्रोसेस है एंड डी ब्लॉक वाली मेटल्स है। तो इनमें से इलेक्ट्रॉन इजीली जाएगा या तुमको बहुत एनर्जी देना? इजीली जाएगा। मैम वॉइस नहीं आ रहा आपका। यस मैम।
हेलो, अभी आवाज आ रहा है क्या? Yes. यस मैम। ओके, बीच में ना थोड़ा नेटवर्क ड्रॉप लग गया था। स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। ओके ओके। तो ना मैं तुमसे ये पूछ रही थी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का डेफिनेशन तक सबने सुना, राइट? मतलब उसमें कुछ डाउट है क्या? नो मैम। ओके ओके। तो मैं तुमको ना ये बोल रही थी कि डी ब्लॉक के बारे में पढ़ना है ना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी को। डी ब्लॉक वाले क्या होते हैं? डी ब्लॉक वाले मेटल्स होते हैं, ठीक है? डी ब्लॉक वाले मेटल्स है। तो ये जो मेटल्स है उनमें से इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव होगा या उसको बहुत एनर्जी लगाना पड़ेगा तब भी रिमूव होगा? इजीली रिमूव होगा। करेक्ट, यस, बिकॉज मेटल का प्रॉपर्टी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर डोनेट कर। इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, करेक्ट। तो इसके लिए इसको हम लोग दूसरे वर्ड में ना इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी बोल सकते हैं ना, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिकॉज इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके वो प्लस चार्ज गेन कर लेते हैं। तो इसके लिए ना इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी बोलते हैं। तो अपने पास है ना पी ब्लॉक में भी मेटल्स है, तुमको पता है ना, पी ब्लॉक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड। तो पी ब्लॉक में भी मेटल्स है, एस ब्लॉक में भी मेटल्स है। ओके, तो अगर हम कंपेयर करें विथ एस ब्लॉक मेटल्स एंड पी ब्लॉक मेटल्स, तो डी ब्लॉक के जो कैरेक्टरिस्टिक है ना वो इंटरमीडिएट है, मतलब दोनों के बीच में। ओके, ना इधर ना उधर। मतलब पी ब्लॉक वाले है ना, वो मेटल्स ऐसे एकदम स्ट्रॉन्ग मेटल्स नहीं है जैसे एस ब्लॉक वाले। अपने अल्कलाइन अर्थ मेटल और अल्कली अर्थ मेटल, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट? फटाक से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं विदाउट नीडिंग मच एनर्जी। तो पी ब्लॉक वाले थोड़े आलसी वाले मेटल है, मतलब थोड़ा उनको ऐसे पुश करना पड़ता है तभी वो एक आध दो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे। तो डी ब्लॉक वाले कैसे? इंटरमीडिएट है। ओके, so their ionization energy is also intermediate, मतलब S ब्लॉक के जितना अच्छा नहीं है बट P ब्लॉक के जितना बुरा भी नहीं है। तो एवरेज स्टूडेंट्स है डी ब्लॉक वाले। ओके, तो अपना फर्स्ट पॉइंट क्या था आयोनाइजेशन एंथैल्पी में? इट इज द डेफिनेशन कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज whenever you remove a electron, okay, from single gaseous atom, जो भी एनर्जी अपने को लग रहा है, जो भी एंथैल्पी अपने को लग रहा है टू रिमूव दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सेकेंड हम लोग ने क्या पढ़ा? बिकॉज वी आर स्टडिंग दिस फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं? दे हैव इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी होती है उनके पास। तो इसकी वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो एनर्जी है वो अपने को ज्यादा प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो दोनों पॉइंट्स क्लियर हैं? Yes. ओके, यस सबको इतना क्लियर? यस मैम। ओके, सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है दैट डिपेंड्स अपॉन कि मेटल कैसे अपना इलेक्ट्रॉन बाहर दे रहा है, दे भी रहा है या नहीं दे रहा है। ओके, सो देयर आर वेरियस कंडीशंस ऑन विच आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड्स अपॉन। अभी कौन से कंडीशंस है? मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट इफेक्ट करता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी को। कैसे करता है? आई विल टेल यू। देन बॉन्ड फॉर्मेशन, आयनिक बॉन्ड बनाएगा या कोवैलेंट बॉन्ड होगा, वो इफेक्ट करता है। ओके, देन उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके, ये दो ही है। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्डिंग। अभी मैं इसका एग्जांपल देती हूँ। सपोज करो कि वी हैव जिंक। ओके, जिंक में से मुझे एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। आई वांट टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन। मैंने एक पर्टिकुलर आयोनाइजेशन एंथैल्पी को लगाया, मतलब एक एनर्जी लगाई इलेक्ट्रॉन निकालने में, तभी ना जिंक में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। ओके, अभी क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन निकालने की वजह से दिस बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अभी मुझे ना ये वाला जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है। ओके, तो मुझे दूसरी बार आयोनाइजेशन एंथैल्पी लगानी पड़ी। ये पहली बार लगाया मैंने एक को निकालने के लिए, दूसरी बार लगाया। तो जब ये दूसरी बार मैंने किया तभी और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो मुझे बोलो ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी और सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का रिलेशनशिप क्या होगा?
मतलब समझ रहे हैं मतलब मैंने क्या बोला? नहीं समझा मैम। देखो हाँ, फर्स्ट टाइम हम लोग ने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो आई नीडेड अ पर्टिकुलर एनर्जी, उसी एनर्जी को मैंने आयोनाइजेशन एंथैल्पी नंबर 1 बोला, फर्स्ट टाइम एनर्जी लगाया ना। अभी सेकेंड टाइम मैंने उसी जिंक को लिया, इस इलेक्ट्रोपॉजिटिव जिंक को मैंने लिया, एंड देन व्हाट आई डिड इज, मुझे और एक इलेक्ट्रॉन निकालना था, तो मैंने और एक इलेक्ट्रॉन निकाला, एनर्जी को सेकेंड टाइम लगाया। तो ये दोनों एनर्जीज जो है E1 एंड E2, इसमें कुछ इंटर रिलेशन होगा क्या? मतलब कि इसमें कुछ अलग चीज होगी क्या कि मैम पहले? E2 ग्रेटर होगा E1 से। हाँ करेक्ट, वेरी गुड। ये मैंने क्वेश्चन इसके लिए पूछा क्योंकि हम लोग ये पढ़ चुके हैं पीरियोडिक टेबल में ना, कि अगर सिंगल मेटल है तो उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी लग गई। अभी अगर वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होता है तो E2 जो है, मतलब तुम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल पे जब एनर्जी अप्लाई करो वो ऑलरेडी घुसता है। तुम समझ रहे हो? तुमने कुत्ते को पत्थर मारा, पहली बार उसने कुछ नहीं किया, अभी वो ऑलरेडी घुसता है, तुम वापस जाके उसको ऊपर पत्थर मार रहे हो, उसको बोल रहे हो मैंने तेरा एक इलेक्ट्रॉन लिया, अभी तू मुझे दूसरा भी दे, तो तभी तुमको ज्यादा एनर्जी लगेगी ना, तभी तुमको ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो वैसे ही अगर और एक हम लोग ने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, ये अगर हम लोग ने और एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो ये वाला और बड़ा होगा। तो वैसे ही जैसे हम और इलेक्ट्रॉन को निकालते जाते हैं, वैसे आयोनाइजेशन एनर्जीज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी टेंड्स टू इंक्रीज। ओके, क्या होती है? इंक्रीज होती जाती है। क्या इतना समझा? यस मैम। ओके, सो जितना अमाउंट का तुम एनर्जी लगाओगे, जितना तुमको इलेक्ट्रॉन निकालना है, ये इंटर रिलेटेड है कि तुमको कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है और उसके ऊपर तुम कितना एनर्जी लगाओगे। तो इसके लिए ना अपने टेक्स्ट बुक में एक चार्ट दिया हुआ है, आई विल शो यू दैट। ये वैल्यूज को बाहर करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिर्फ एनालाइज करने के लिए है। देखो हाँ, दिस इज ऑल द मेटल्स दैट वी हैव इन D3 सीरीज, स्कैंडियम से लेके जिंक तक। दिस इज E1, E2 एंड E3। नाउ इफ यू लुक एट द वैल्यूज, स्कैंडियम को देखो, उसका E1 देखो कितना है, 600 के रेंज में। अगर तुम E2 को देखो तो वो डबल हो गया है। ओके, E3 को देखो तो वो E2 से भी बड़ा है। तो ऐसा अगर तुम देखोगे ना, तो हर एक के लिए E1 का एक रेंज है, उसके बाद E2 का एक रेंज है, फिर E3 का एक रेंज है। एंड व्हाट रिलेशन डू वी सी हियर इज E3 is greater than E2 and E2 is greater than E1। तो अगर एक मेटल को तुम छेड़ोगे एक बार तो वो कुछ नहीं बोलेगा, उसका एनर्जी नॉर्मल रहेगा। दूसरी बार जब तुम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश कर रहे हो तो और एनर्जी लगेगा। जब थर्ड टाइम तुम और एक इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करोगे तो और एनर्जी लगेगा। तो ऐसे सक्सेसिवली जैसे तुम और इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करोगे, वैसे और एनर्जी तुमको लगेगी। क्या ये समझा? यस मैम। Okay, okay. यस मैम। So this was about ionization enthalpy. Okay, तो हम लोग ने आज 2 पॉइंट्स किए, एटॉमिक रेडिया, आयनिक रेडिया एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, अभी अपने को बाकी के और 4 करने हैं, तो वी विल डू दैट इन नेक्स्ट लेक्चर, बिकॉज आई थिंक अपना टाइम अप हो जाएगा एंड देन वी विल नॉट गेट ब्रेक। ओके, सो अटेंडेंस में तुम लोग नाम छोड़ो and then we will meet in next class. Okay, 3:30 तक ही था। थैंक यू मैम। बाय मैम, टेक केयर। Bye bye dear, thank you so much। Bye, ma'am. Bye bye dear। Bye, ma'am. Bye bye dear। थैंक यू मैम। बाय मैम। Bye bye dear। Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye bye थैंक यू। dear। Bye bye dear।